अगर आपने कोई बिजनेस करना है, आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हों टैक्स में, या पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्टर्ड हों, या आप अपने एनटीएन पे ही अपना बिजनेस नाम ऐड करके जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड करवाने में क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है, इसी तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस और इंडिविजुअल बिजनेस में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि हम जो पीवीटी कंपनी एज ए पीवीटी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, या हम पार्टनरशिप बिजनेस यानी कि एओपी, जिसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये कहते हैं, ए और बी यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी या मिस्टर सी ने, 3 या 4 लोग, एक से ज़्यादा 2 लोगों ने मिलके कोई पार्टनरशिप बिजनेस बना लिया तो उसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं टैक्स की लैंग्वेज में। वैसे ये पार्टनरशिप होता है। इसी तरीके से अगर आपका अपना एनटीएन है तो आप एनटीएन लेने के बाद जो बिजनेस नेम है वो ऐड करें। फॉर एग्जांपल ABC जो बिजनेस है वो आपने ऐड कर लिया और आप वहाँ पे भी जो बिजनेस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सब कुछ करने से पहले हमें पता हो कि अगर हम एओपी और इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होंगे तो हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा और इसी तरीके से क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें पता होने चाहिए। इसी तरीके से अगर कंपनी है तो हमारे लिए क्या एडवांटेज हैं और उसके अलावा क्या डिसएडवांटेज हैं, मतलब क्या लॉसेज हो सकते हैं या क्या एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग हो सकती है जो जब हम कंपनी में रजिस्टर्ड होंगे तो हमें वो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो एक 5-6 डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने बनाई हैं, ऐड की हैं, उसको 1 बाय 1 हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी SCCP में भी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी, और FBR में भी। मतलब ये है कि सबसे पहले आप जाएंगे SCCP में और वहाँ पे जाकर आपका जो नाम है वो जो भी आपका नाम फाइनल होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप पूरी करेंगे और आपको वहाँ पे लॉगिन इशू कर दिया जाएगा। तो जब लॉगिन इशू होगा तो इसका मतलब ये है कि FBR के अंदर आपका जो एंट्री है ना वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। वेयर उसके बाद अगर आपने कोई सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना है तो ऑब्वियसली आपको FBR के अंदर जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर्म है, पूरा करना पड़ेगा और आप फिर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे। अब अगर एओपी या इंडिविजुअल आप काम कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो FBR में रजिस्टर्ड होना है। सिंपल एनटीएन लें, अगर बाद में सेल टैक्स नंबर लेना है तो वो भी आप FBR से ही लेंगे, SCCP के साथ आपका कोई लिंक नहीं है। तो SCCP की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए है। अब इसी तरीके से अगला पॉइंट ये आता है कि अगर आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हैं तो आपको FBR में टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी ही है, साथ आपको साल के एंड पे हर साल SCCP की जो फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी है। फॉर्म A है, फॉर्म 29 है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने वहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो SCCP की रिक्वायरमेंट भी है और FBR के साथ साथ SCCP के जो रूल्स हैं वो भी आपने कंप्लाई करनी है। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे से भी आपको नोटिस आएगा। और अगर आप इंडिविजुअल और AOP में काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ FBR की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। मतलब आपने हर साल जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल करनी है और इसके अलावा कोई रिपोर्टिंग नहीं है जो आपने परफॉर्म करनी है, मतलब या रिपोर्ट करनी है SCCP में। डेट ऑफ फाइलिंग, अब अगला सवाल ये आता है, अगर पीवीटी कंपनी है तो आपकी हर साल 31 दिसंबर लास्ट डेट होगी टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। अगर एओपी और इंडिविजुअल में है तो फिर आपकी 30 सितंबर लास्ट डेट होगी टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। अब आता है जी, ये तो 3-4 पॉइंट्स हमने रिपोर्टिंग और डेडलाइन के हवाले से और सेशन के हवाले से देख लिया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो क्या पॉइंट है कि अब जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस के दौरान आप, फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हम ये कहते हैं सेल है, उसके बाद हम यहाँ पे ये कह लेते हैं ये कॉस्ट ऑफ सेल है, और इसी तरीके से ये जीपी है। फिर आपके कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। एक्सपेंसेस में आप क्या पे कर रहे होते हैं, हम ये ज्यूम करते हैं आप सैलरी पे कर रहे हैं और साथ ही आपने कोई ऑफिस वगैरह या वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ है, शॉप रेंट पे है, और इसी तरीके से कोई आपके दूसरे अदर एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। तो अब ये हम ज्यूम कर लेते हैं कि ये आप कंपनी के केस में है और इसी तरीके से यहाँ पे आप एओपी और इंडिविजुअल के केस में भी सेम ये सिनेरियो है जो हम यहाँ पे करने लगे हैं। तो हम कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं ताकि इजीली आप इसको समझ सकें, क्योंकि जब बिजनेस आपने करना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे आपने सेल की और सेल करने के बाद दोनों में एओपी और कंपनी दोनों में आपने सेल को टैक्स में रिपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में भी आपने, फॉर एग्जांपल आपने
₹200 की आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, यहाँ पे भी 200 है। अब कानून के मुताबिक आपने अगर एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपने जो भी पेमेंट करनी है इस ₹200 की अपने वेंडर्स को, मतलब ऑब्वियसली आप किसी से ले रहे होंगे, कोई आपका वेंडर होगा जहाँ से आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं, तो आपने जो भी पेमेंट करनी है उस पे सेक्शन 153 के मुताबिक जो टैक्स है वो विदहेल्ड करना है। मतलब आपने टैक्स विदहेल्ड करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है, जो भी उसकी कैटेगरी होगी। सेक्शन 153 के लेक्चर में बड़ी डिटेल में हम देख चुके हैं, लेकिन अभी जो आज के लेक्चर का स्कोप है, जो डायरेक्शन है, उसमें हम ये स्टडी कर रहे हैं कि जो भी आप अगर एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपने ₹1 की भी पेमेंट करनी है या वो 2 लाख की पेमेंट है या 200 की, जितने भी पेमेंट है, आपने 153 सेक्शन की जो कंप्लाइंस है पूरी करनी है और हर पेमेंट पे टैक्स विदहेल्ड करना है। लेकिन अगर आप एओपी और इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हैं तो फिर इस केस में कानून आपको थोड़ा सा रिलैक्स करता है। वो क्या कहता है कि अगर आपकी पिछले 3 सालों में जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज्यादा नहीं है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो फिर आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, आपने कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। यहाँ पे क्यों लिमिट रखी गई कि जब कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको नहीं पता होता टैक्स की कंप्लाइंस का, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते, स्टाफ नहीं होता, सारी चीज़ें लीगल सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती, तो इस वजह से कानून ये कहता है कि जी ठीक है 10 करोड़ तक हम लिमिट दे देते हैं, 10 करोड़ तक आप सिर्फ और सिर्फ हमें जो टैक्स है वो पे करें, जो नॉर्मल स्लैब का टैक्स होता है, जो विदहोल्डिंग टैक्स की लिमिट है ना वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जब एज ए पीवीटी कंपनी आप रजिस्टर्ड होते हैं तो वहाँ पे ज्यूम किया जाता है कि कंपनी में लोग वही रजिस्टर्ड होते हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इसी वजह से डे 1 से यानी कि पहले दिन से ही सारी कंप्लाइंस कंपनी के लिए स्टार्ट हो जाती हैं। अब इस पॉइंट को जो मैंने ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है वहां पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेक्शन 153 की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 153 के मुताबिक विदहोल्डिंग एजेंट है कंपनी, यस कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट है, लेकिन अगर आप एज ए एओपी और इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आपका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन प्लस है या नहीं है। अगर 100 मिलियन प्लस नहीं है तो आपके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आज आप काम स्टार्ट कर रहे हैं और कंपनी आप रजिस्टर्ड करवा लें और आपका आज बिजनेस है ही नहीं है, थोड़ा बिजनेस है, तो बिजनेस अभी चल नहीं रहा तो बाकी सारी रिक्वायरमेंट भी आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और अगर आपके पास कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आपके ऊपर कुछ पेनल्टीज भी चार्ज हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाली एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे एक सैलरी भी पे हो रही है। सैलरी के केस में कंपनी और इंडिविजुअल दोनों सेम है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी ठीक है आप अगर सैलरी पे कर रहे हैं, सेक्शन 149 डील करता है सैलरी को, अगर वो टैक्सीबल सैलरी है तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। टैक्सीबल सैलरी का मतलब ये है कि अगर आप किसी को एनुअल 6 लाख से ज़्यादा सैलरी पे कर रहे हैं, मतलब पर मंथ 50,000 से ज़्यादा सैलरी है, तो वो टैक्सीबल है। सैलरी के लेक्चर में बड़ी डिटेल में हम इसको स्टडी कर चुके हैं, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं वहाँ पे हमने देखा था कि सैलरी की जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो कैसे होती है। इसी तरीके से दोनों में रूल सेम है, अगर टैक्सीबल है तो दोनों ने विदहेल्ड करना है। अब हम आते हैं सेक्शन 155 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई ऐसी जगह जो आपने रेंट पे ली हुई है, ऑफिस है, शॉप है, वेयर हाउस है, कोई भी रेंट पे लिया हुआ है, तो कंपनी के केस में चाहे आप जितनी भी रेंट की अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर वो 3 लाख से ज्यादा है, यानी कि एनुअल रेंट 3 लाख से ज्यादा है, तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। सेक्शन 155 का जो लेक्चर था वहां पे भी हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन इंडिविजुअल और एओपी के केस में अगर अमाउंट 1.5 मिलियन से ज्यादा है एनुअली, तो फिर आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। अब ये कैसे ज्यादा है ये आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग ली हुई है और ये आपने हेड ऑफिस यहाँ पे बनाया हुआ है। हेड ऑफिस का रेंट है 1 लाख रुपया पर मंथ और इसको मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, ये अमाउंट बन जाएगी 12 लाख रुपया। तो 12 लाख साल की अमाउंट है। तो और इसके अलावा कोई आपकी बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ आपकी यही बिल्डिंग है, यही ऑफिस है। तो ये चूंकि अमाउंट 1.5 मिलियन से कम है तो आपने रेंट की अमाउंट पूरी पे कर देनी है, कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। आपके ऊपर कानून के मुताबिक कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे हम ये कहते हैं कि आपने ऑफिस भी लिया हुआ है, ऑफिस एंड शॉप भी आपने कोई ली हुई है, और ऑफिस का रेंट 1 लाख है और इसी तरीके से जो शॉप ली हुई है ना उसका रेंट 50,000 है। तो ऑफिस का साल का बनता है 12 लाख और इसी तरीके से जो शॉप है उसका रेंट बन जाएगा 6 लाख। तो ये साल का 18 लाख रुपया रेंट बन जाएगा। अब इस केस में ये जो अमाउंट है ये ग्रेटर देन है 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख से ज्यादा है,
तो आपने क्या करना है, टैक्स जो है वो विदहेल्ड करना है। और अब इंडिविजुअल बिजनेस पे इंडिविजुअल जो पेमेंट है वो आपने नहीं देखनी, आपने टोटल पेमेंट देखनी है। ये 1.85 मिलियन से ज्यादा है तो आपने पे करना है। क्योंकि टोटल पेमेंट की क्यों बात हो रही है कि जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आती है ना, इंडिविजुअल नहीं आती। यहाँ पे हम पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है वो लिखते हैं। तो पूरे साल का एक्सपेंस जब आप 18 लाख लिखेंगे तो ये 15 लाख से ऊपर हो जाएगा और बाय डिफॉल्ट आप विदहोल्डिंग एजेंट बन जाएंगे। वेयर एज कंपनी के केस में आप जितनी भी अमाउंट पे करेंगे, अगर वो 3 लाख से ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा से मुराद ये कह रहा हूं कि जो सेक्शन 155 विदहोल्डिंग का सेक्शन है उसमें अगर 3 लाख से ज्यादा की अमाउंट होगी तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। अगर 15 लाख से ज्यादा अमाउंट आप एओपी इंडिविजुअल के केस में पे कर रहे हैं तो फिर आपने विदहोल्डिंग एजेंट करना है, एजेंट बन जाएंगे। जैसे हमने ऑफिस 1 में देखा कि 1 लाख से ज्यादा रेंट पे हो रहा था, 1 लाख रेंट पे हो रहा था और साल में 12 लाख था, वो रेंट 3 लाख से ज्यादा था। 3 लाख बेसिकली बात करता है कि अगर आपका रेंट 3 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं तो आपने पार्टी का टैक्स विदहेल्ड करना है। जैसे हमने ये सैलरी के केस में लिमिट देखी कि 6 लाख से ऊपर सैलरी होगी तो टैक्स विदहेल्ड होगा। इसी तरीके से जो हमने ये लिमिट देखी 100 मिलियन से ऊपर आपकी पिछले साल में सेल होगी तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिमिट दे दी गई है कि अगर एक लिमिट है कि 12 लाख से ऊपर है तो टैक्स विदहेल्ड करना ही है। लेकिन ये भी पॉसिबल है, अगर मैं नीचे थोड़ी सी एग्जांपल आपको दूं तो इसमें आपकी एक तीसरी बिल्डिंग है जो जिसका आप रेंट या वेयर हाउस है जिसका रेंट है 30,000 या हम कह सकते हैं उसका रेंट है 20,000, तो 20,000 पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2,40,000। अब ये अमाउंट इसमें तो जमा हो जाएगी, लेकिन जब आप टैक्स विदहेल्ड करेंगे तो इसका विदहेल्ड होगा और इसका विदहेल्ड होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल अमाउंट 3 लाख से ऊपर है। एक लिमिट है कि आपने विदहेल्ड करना है कि नहीं करना है, वो 18 लाख की 15 लाख की लिमिट है। एक लिमिट है कि आपने पार्टी का विदहेल्ड करना है कि नहीं करना, जिस पार्टी को रेंट पे कर रहे हैं क्या वो टैक्सेबल भी है या नहीं है। तो इस केस में लिमिट क्या है, 3 लाख। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2,40,000 पे हो रहा है, 3 लाख रुपया से कम है, तो इस वजह से आपने इसका टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। लेकिन बाकी जो 2 बिल्डिंग्स हैं ये 3 लाख से ऊपर है, उनका आप विदहेल्ड करेंगे। तो टेक्निकली इसका भी विदहेल्ड होगा, इसका भी विदहेल्ड होगा और इसका विदहेल्ड नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो इस पार्टी को जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो एनुअल 3 लाख से कम है। 3 लाख को अगर आप डिवाइड कर लेंगे इस पे 12 पे तो जितनी भी अमाउंट आती है वो पर मंथ की अमाउंट आ जाएगी। अगर उससे ज्यादा रेंट होगा तो आपने विदहेल्ड करना है। अब आता है जी एनुअल टैक्स लायबिलिटी। अब ये सारा कुछ तो हमने मंथली देख लिया, पेमेंट के टाइम पे भी देख लिया। अब आता है पॉइंट के जी एनुअल हमने क्या करना है। एनुअल में कंपनी के केस में क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि आपने नॉर्मल टैक्स देना है 29% और 17% देना है काउंटिंग प्रॉफिट पे और 1.25% है टर्नओवर टैक्स। इन तीनों में से जो ज्यादा होगा वो आपने पे करना है। सुपर टैक्स के लेक्चर में हमने ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया था लास्ट वीक में, उसको आप देख सकते हैं, या कंपनी की टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के अंदर भी हम ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी कर चुके हैं। अब ये तो है कंपनी के केस में। अब आता है जी अगर तो एओपी और इंडिविजुअल है तो फिर आपने टर्नओवर टैक्स देना है 1.25%। ये टर्नओवर टैक्स आप कब देंगे, जब आपकी सेल 100 मिलियन से ज्यादा होगी, अदरवाइज आपने स्लैब रेट देने हैं। तो स्लैब रेट के मुताबिक हमने ये लेक्चर देखा था कि यहाँ पे आके थोड़ा सा मसला आता है कि यहाँ पे आके अगर आपकी जो प्रॉफिट है वो सर्टन लेवल से ज्यादा हो जाए तो जो स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स है वो तकरीबन 40% प्लस बन जाता है। अगर आप स्लैब स्टडी करें तो वहां पे अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 45 लाख से ऊपर है एनुअल, तो आपका जो टैक्स है वो तकरीबन 40% तक भी चला जाता है। लेकिन कंपनी के केस में मैक्सिमम होगा 29% और इसी तरीके से टर्नओवर टैक्स होगा 1.25%। यहाँ पे एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो टैक्स है ये काफी नहीं है, मतलब यहाँ तक जो है बात खत्म नहीं होती, इससे आगे भी गवर्नमेंट ने कोई जो है वो कानून बना दिए हैं टैक्स के लिए। वो क्या पॉइंट आता है सुपर टैक्स का, कि आपने सुपर टैक्स भी देना है जिसकी मैक्सिमम परसेंटेज है 10% और इसमें भी 10% है। ये कब होता है कि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 500 मिलियन से ऊपर निकल जाएगा तो आपने 10% देना है, यानी कि एनुअल प्रॉफिट की बात हो रही है। तो अगर एक सर्टन लेवल के बाद आपका बिजनेस ग्रो करेगा, निकलेगा, तो फिर आपने ऑब्वियसली 29% हम अज्यूम करते हैं ये टैक्स है और 10% ऊपर है तो आपने 39% देना है। इस केस में हम ये कहते हैं कि मैक्सिमम स्लैब है फॉर एग्जांपल 40% या 45%, तो प्लस आप 10% भी ऐड कर लें तो इस केस में आपको तकरीबन 50 से 55% तक देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एओपी और इंडिविजुअल में मसला आता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं आता, इतनी जल्दी नहीं आता।
ये तब आता है जब आप एक खास लेवल से आपका बिजनेस ऊपर निकल जाएगा, मतलब आपकी सेल अच्छी खासी हो और जो प्रॉफिट आता है यहाँ पे जैसे हमने बात की है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा उस यानी कि सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद अगर वो फिगर 500 मिलियन से ज्यादा है तो 10% जो है वो सुपर टैक्स है। हाँ, अगर 200 मिलियन या 250 मिलियन से ऊपर है तो स्लैब रेट है जो कि 4% से स्टार्ट होते हैं और 10% मैक्सिमम रेट है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है जो एओपी और कंपनी में। बाकी अगर आप देखें तो सारे पॉइंट्स में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल ये है कि आप जो है स्टार्ट में एज ए इंडिविजुअल काम करें। अगर आपने 2 बंदों ने मिलकर करना है तो आप एज ए एओपी रजिस्टर्ड हो जाएं, कंपनी स्टार्ट में रजिस्टर्ड ना हो। ये आपके सामने रिक्वायरमेंट्स है। अगर आज ही से आप ये कंपनी में रजिस्टर्ड होंगे तो सारी रिक्वायरमेंट आपके लिए अवेलेबल होंगी जो कि बड़ी टेक्निकल हैं और स्टार्ट में इसको समझना मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर नहीं मैनेज होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर पेनल्टीज होगी, आपके ऊपर एडिशनल कॉस्ट होगी, एससीसीपी की फाइलिंग है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, फिर आपने सारे टैक्स भी दायर करने हैं, जमा करवाने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। जब बिजनेस बढ़ जाएगा, स्टाफ आ जाएगा, लीगल डिस्कशन होती हैं, लीगल टीम आ जाती है या आप लीगल काउंसिल हायर कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी जो है वो एवेन्यूज़ अवेलेबल होते हैं और आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमारी सजेशन ये है कि आप स्टार्ट में एओपी या इंडिविजुअल काम करें। कुछ टाइम के बाद जब आपको लगे कि आपकी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस ग्रोथ कर चुका है और रिक्वायरमेंट है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो, किसी भी वजह से अगर आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सम टाइम रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप एज ए पीवीटी रजिस्टर्ड हो, तो फिर आप एज ए पीवीटी कंपनी रजिस्टर्ड हो। अदरवाइज आपके लिए बेनिफिट है कि आप एओपी और इंडिविजुअल में काम करें। इसके अलावा कोई और आपके जेहन में पॉइंट हो, आप इसमें 1-2 और पॉइंट है लेकिन मैंने नहीं मेंशन किए क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ज़्यादा रेलिवेंट हैं, वो थोड़े से टेक्निकल हैं। जैसे लॉसेस हैं, उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है कंपनी में, और बाकी डेप्रिसिएशन है, इस तरीके से और भी काफ़ी चीज़ें जो मैंने अभी नहीं डिस्कस की क्योंकि वो अभी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं थी। तो हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और आपके पास कुछ सजेशन हो आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।